हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे। क्लोटिंग फैक्टर्स को याद रखने का एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने इजी एक ट्रिक दी हुई है, आपके अपने चैनल बायोन्यूट्री एनर्जी पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहां से उनको लर्न कर सकते हैं। ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। तो बच्चे सोचते हैं कि ये इजीली याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे से इफेक्टिव बेसिक्स याद करके उसको अगर लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो आता है बच्चों जब इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज हीमोस्टेटिस। हीमोस्टेटिस क्या होता है? सिंपली इट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। पूरी की पूरी जो प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग का, उसको हम क्या कहते हैं? हीमोस्टेटिस। अब इसमें दो वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। एक वर्ड होता है कोएगुलेशन एंड सेकेंड वर्ड इज ब्लड क्लोटिंग या ब्लड क्लोट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कोएगुलेशन का मतलब है बेटा कि ब्लड लिक्विड से जेल फॉर्म में चेंज हो जाता है। ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल, लिक्विड से जेल फॉर्मेशन में चेंज होना ब्लड का, दैट इज नोन एज कोएगुलेशन। फिर क्लोट क्या होता है जी? मास ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड, एक ग्रुपिंग है, मास है, मास ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड जो कहां पे प्रेजेंट है? ट्रैप्ड इन फाइब्रिन, ट्रैप्ड इन फाइब्रिन मैशवर्क। फाइब्रिन क्या है आगे बात करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? ब्लड क्लोट। तो कोएगुलेशन और ब्लड क्लोट का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। अब आपके दिमाग में भी आ सकता है कि जी फिर बॉडी में ये क्लोट फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? पहली बात तो आप समझ लीजिए, बॉडी में क्लोट बन गया तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। और रीजन क्या है कि क्लोट क्यों नहीं बनता? तो हमारी बॉडी में केमिकल होता है हिपेरिन। हिपेरिन इज, आप कह सकते हैं, नेचुरल ब्लड एंटी कोएगुलेंट, कि ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, उसका थक्का नहीं बनने देता। ये बॉडी का आप कह सकते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। अब जो ये पूरी प्रोसेस है मैकेनिज्म की या हेमोस्टेटिस की, आप उसको 3 स्टेजेस में डिस्कस कर सकते हैं। तो देयर आर 3 स्टेजेस। सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड वैसोडाइलेशन। उसके बाद आता है आपका सेकंड वन इज नोन एज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज नोन एज कोएगुलेशन। तो जो हेमोस्टेटिस की बात करी हमने, हेमोस्टेटिस की 2 फेजेस होती हैं, प्राइमरी फेज एंड सेकेंडरी फेज। प्राइमरी फेज में जो अनस्टेबल प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी, तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्टेज ऑफ हेमोस्टेटिस। और ये जो है कोएगुलेशन, दैट इज नोन एज सेकेंडरी स्टेज। ये भी समझ में आ गया आपको? ये भी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगर ये समझ में आ गया है तो। पहला वैसोडाइलेशन, देखिए ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, क्लियर। अब अगर ये नैरो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? डायलेशन, वैसो डायलेशन नहीं, वैसो कंस्ट्रिक्शन लिखना है यहां पे। पहला स्टेप क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये नैरो हो जाए तो क्या कहलाएगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो पहले स्टेज में ये हुआ। अब ये जो ब्लड वेसल है, अगर आर्टरीज और वेन्स का आपको डिफरेंस पता हो या उसके लेयर्स याद हो आपको, तो ये 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। तो थीका एक्सटर्ना सबसे बाहर की लेयर होती है, और जो सबसे अंदर की लेयर है उसको एंडोथेलियम कह देंगे, राइट? दैट इज एंडोथेलियम। तो जैसे ही रप्चरिंग होगी, चोट लगेगी, इंजरी होगी, तो ये एंडोथेलियम डैमेज होगा, ठीक है। और ये बाहर की तरफ आके थीका एक्सटर्ना को भी, जो आउटरमोस्ट लेयर है, उसको डैमेज करेगा, जिससे थीका एक्सटर्ना में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। कोलेजन फाइबर्स आर एक्सपोज्ड। बात समझ में आई? डैमेज हुआ, इंजरी हुई, एंडोथेलियम डैमेज हुआ, उसने थीका एक्सटर्ना को डैमेज किया,
जिससे वहां पे जो प्रेजेंट थे कोलेजन फाइबर वो एक्सपोज हो गए। अब जैसे ही एक्सपोज होगा, जो प्लेटलेट्स हैं, these platelets they get stick to these collagen fibers and gets activated। तो प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड हो गए। ठीक है जी, तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, पहली स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ सेकंड स्टेप इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब जो ये प्लेटलेट हैं वो एक प्लग फॉर्म करेंगी। कैसे होगा वो? अब हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास प्लेटलेट है, हमारे पास जो कोलेजन एक्सपोज हुआ था वो है, और हमारे पास डैमेज एंडोथेलियम है। ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, यस और नो? अब ये प्लेटलेट स्टिक कर रहे हैं टू कोलेजन, और उसकी वजह से ये ग्रेन्यूल सिक्रीट करेगा। प्लेटलेट सिक्रीट ग्रेन्यूल्स टू एक्टिवेट अदर प्लेटलेट्स, और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है। डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। देखिए ये एक ब्लड वेसल है, ये डैमेज हुई है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। सो दिस इज डैमेज ब्लड वेसल, राइट? अब यहां पे प्लेटलेट्स हैं, दीज आर प्लेटलेट्स। ये आपकी ब्लड वेसल है जो कि डैमेज हुई है। नाउ यहां पे क्या क्या प्रेजेंट है, देखिए ये अंदर की साइड में एंडोथेलियम है, ये एंडोथेलियम लेयर है जो कि डैमेज हुई, रप्चर हुई। बाहर की तरफ क्या होगा, यहां पे ये कोलेजन फाइबर्स आपको दिखेंगे। मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं, यस इससे बना देते हैं। यहां पे ये कोलेजन फाइबर्स हैं जो एक्सपोज हो गए, जिनसे प्लेटलेट आके स्टिक कर जाएगी। और इसके साथ साथ यहां पे है, ये क्या है, स्मूथ मसल्स, राइट बच्चों? ठीक है, तो नाउ इन दिस एरिया एंडोथेलियम डैमेज होके कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गया, तो एक फैक्टर रिलीज होगा जिसको आप वॉन विल्बर्ट फैक्टर कहते हैं। कौन सा फैक्टर रिलीज होगा? वॉन विल्बर्ट फैक्टर। मैं इसको शॉर्ट में VWF से लिख देता हूं, VW फैक्टर से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये फैक्टर यहां पे रिलीज हुआ, ये VWF है। ठीक है, अब प्लेटलेट जो थी वो आके इस फैक्टर के साथ बाइंड कर जाएगी। ठीक है, यहां पे कोलेजन फाइबर्स भी हैं, उनके साथ भी ये बाइंडिंग हो गई। अब ये जो प्लेटलेट्स है इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स है, वो इन ग्रैन्यूल्स को सिक्रीट कर देगी, जो बाकी दूसरी प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट कर देंगे और प्लेटलेट की शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से यहां पे एक प्लग बन गया, मतलब एक एंट्री को रोकने वाली एक स्ट्रक्चर बन गई। ये बाकियों को क्यों एक्टिवेट किया? क्योंकि देखो एक प्लेटलेट तो ब्लड फ्लो को रोक नहीं सकती, तो इसके लिए दूसरी प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। ठीक है ना? अब ये सारी क्या कर रही है, दे गेट स्टिक टू, ये सारी की सारी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो हैं ये क्या कर रही हैं, एडर कर रही हैं। एडर का मतलब स्टिक कर रही हैं टू इंजरी साइट। ठीक है, उसके साथ चिपक गई, तो एक तरह से ये प्लेटलेट ने एक प्लग बना दिया। तो दिस इज सेकेंड फेज या सेकेंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। तो अभी तक जो प्लग बना, जो प्लेटलेट प्लग बना है वो टेम्पररी है, प्लेटलेट प्लग इज टेम्पररी। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई तो क्या होगा, डीप कट हुआ तो क्या होगा? तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के केस में क्या होगा, उसको रोकने के लिए कोएगुलेशन होता है। कोएगुलेशन के लिए जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। कितने क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लोटिंग फैक्टर्स गेट्स एक्टिवेटेड। तो जो कोएगुलेशन पाथवे है वो दो तरह से काम करता है, दो पाथवे को फॉलो करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। ये दोनों के दोनों पाथवे इंपॉर्टेंट हैं। दोनों कैसे काम करते हैं
चलिए पहले आपको वो बताते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज। तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स आर एंजाइम्स। तो क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे ब्रेक डाउन ऑफ अनदर प्रोटीन। जनरली कोफैक्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। एंड विटामिन के, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन, इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। और कोएगुलेशन फॉलोज ए कैस्केड मैकेनिज्म। कैस्केड का मतलब क्या होता है, कैस्केड पाथवे क्या होता है कि इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, कि जब तक एक एक्टिवेट नहीं होगा वो दूसरा एक्टिवेट नहीं होगा और दूसरा अपना काम नहीं कर पाएगा। तो सीरीज ऑफ एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्लोटिंग फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए तो अब दोनों पाथवेज की बात कर लेते हैं। तो जो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी, देखिए इंजर्ड टिश्यू है, कहीं पे भी चोट लगी है, राइट। अब वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा और ये फैक्टर 7 की प्रेजेंस में, सारे फैक्टर्स अभी आपको बताए जाएंगे, फैक्टर 7 की प्रेजेंस में ये जो फैक्टर 10 है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उसको एक्टिव कर देगा, ठीक है। और ये एक्टिव फैक्टर 10 फैक्टर 5 की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा, ठीक। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये अंदर से हुआ ना या बाहर से हुआ, ये बाहर से, इंजर्ड टिश्यू है तो ये क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। 2 पाथवे बताए थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, क्लियर। ये दोनों पाथवे में ये जो स्टेप है ये वाला, ये कॉमन रहने वाला है, अभी बताता हूं। देखिए अब इंट्रिंसिक पाथवे कैसे काम करता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था वही सारा आएगा कि इंजरी हुई, डैमेज हुआ हमारे बॉडी टिश्यूज को, तो जो ब्लड एक्सपोज हो गया किसको, कोलेजन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये देखा था हमने, कोलेजन ऑफ ब्लड वेसल। अब ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स इससे अटैच हो जाएंगी, यस और नो, प्लेटलेट्स अटैच टू एक्सपोज्ड कोलेजन, और वो क्या करेंगी, वो करेंगी फैक्टर 12, जो कि अभी कैसा होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, उसको एक्टिव कर देंगे, फैक्टर 12 बिकम एक्टिव। बात समझ में आई? अब ये एक्टिव 12 फैक्टर एक्टिवेट कर देगा फैक्टर 11 को, उल्टा चलना है तो 11 फैक्टर एक्टिवेट हो गया, और ये एक्टिव 11 फैक्टर कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में जो इनएक्टिव फैक्टर 9 है उसको एक्टिव कर देगा, एक्टिव फैक्टर 9। अब आप सोचोगे फैक्टर 10 कहां गया, तो मैंने क्या कहा था, ये कॉमन है दोनों में, तो अब आएगा फैक्टर 9, सॉरी फैक्टर 10। तो फैक्टर 8 की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये क्या कर देगा, इनएक्टिव फैक्टर 10 को एक्टिव फैक्टर 10 में चेंज कर देगा, तो 10 फैक्टर एक्टिव हो गया। तो जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिव हुआ, एक्टिव फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है बच्चों मेरे। तो दोनों के लिए कॉमन पाथवे हो गया ना, चाहे वो एक्सट्रिंसिक है चाहे वो इंट्रिंसिक है,
अब इसके बाद के जो भी स्टेप है, सेकंड और थर्ड स्टेप, वो दोनों पाथवे के लिए कॉमन है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं दोनों पाथवे को। इंट्रिंसिक पाथवे कि एंडोथेलियम डैमेज हो गया, कोलेजन एक्सपोज हो गया, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो फॉस्फोलिपिड रिलीज करेंगी, तो उल्टा चलना है, 12 इनएक्टिव 12 एक्टिव, 11 इनएक्टिव 11 एक्टिव, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में 9 इनएक्टिव 9 एक्टिव, और कैल्शियम और फैक्टर 8 की प्रेजेंस में इनएक्टिव जो है फैक्टर 10 वो एक्टिव हो गया। ये कॉमन हो गया दोनों के लिए, चाहे वो एक्सट्रिंसिक पाथवे है चाहे वो इनएक्टिव पाथवे है, और वो प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को रिलीज कर देगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, डैमेज हुआ टिश्यू को, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, इनएक्टिव 7A से एक्टिव 7A बन गया, और वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या था, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रो का मतलब ये इनएक्टिव है ना, हमारी बॉडी में सारे प्रेजेंट हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप है जो कि कॉमन है दोनों पाथवेज के लिए। एंड फाइनली इन थर्ड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, हमने पढ़ा था। तो जो फाइब्रिनोजन है इट इज इनसोल्यूबल, प्लाज्मा में तो सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन प्लाज्मा। और इस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फाइबर मोनोमर बना दिया इसने, फाइब्रिन मोनोमर बना दिया इसने। ठीक है जी, अब ये फाइब्रिन मोनोमर है इनसोल्यूबल और इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, चेन बन जाएगी फाइब्रिन मोनोमर्स की फैक्टर 13 की प्रेजेंस में, तो फाइब्रिन थ्रेड्स की फॉर्मेशन होगी विच फॉर्म्स द क्लोट। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम क्लोट कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं एक सीरीज सिक्वेंशनल मैनर में काम कर रहे हैं जहां पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कैस्केड मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, कैस्केड मैकेनिज्म इसको कहा जाता है। ठीक, यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ बट। एक बार फटाफट मैं एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में भी आपको बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट एंटीकोएगुलेंट्स। स्टॉप ब्लड क्लोटिंग, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड क्लोट नहीं बनता या ब्लड बैंक में ब्लड जो इकट्ठा होता है वहां पे ब्लड क्लोट नहीं होता। सबसे कॉमन जो नेचुरली हमारी बॉडी में मिलता है दैट इज, मैंने बताया था, हिपेरिन। ये कहां से आता है, मास्ट सेल्स जो है हमारे वहां से रिलीज होता है। इट इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट से बनता है। ये क्या कर देता है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को बढ़ा देता है। एंटी थ्रोम्बिन, बात समझ में आ गई, थ्रोम्बिन के अगेंस्ट एंटी थ्रोम्बिन 3 को इंक्रीज कर देता है, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, एंड इनडायरेक्टली वी कैन से रिड्यूसेस या डिक्रीजेस थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्लोट की फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरा जो एंटीकोएगुलेंट है दैट इज हीरोडिन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीच सलाइवा, या लीच से ऑब्टेन्ड होता है, सलाइवा में और लीच में प्रेजेंट होता है। तो ओल्डर टाइम में ब्लड क्लोट्स को रिमूव करने के लिए बॉडी पे लीच छोड़ देते थे। तीसरा है दैट इज वारफेरिन, ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है फैक्टर्स की फॉर्मेशन को। फैक्टर कौन कौन से, सेकंड, 7, 9, 10 फैक्टर्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा। तो उसकी वजह से जो पोटेशियम आयंस हैं उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड लास्टली
जिनको हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, केमिस्ट्री में अपने पढ़ा होगा, चिलेट्स, विच बाइंड्स विद कैल्शियम आयंस। और हमने देखा है कैल्शियम आयंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अलोंग विद विटामिन के इन ब्लड क्लोटिंग। तो चिलेटिंग एजेंट्स में आ जाता है ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट या सोडियम सिट्रेट, ये सारे के सारे क्या है, चिलेटिंग एजेंट्स, जो एंटीकोएगुलेशन का काम करते हैं, ब्लड क्लोट को रोक देते हैं। अब वो ट्रिक की जो मैं बात बता रहा था कि कैसे इफेक्टिवली आप सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर्स याद रख सकते हैं बड़ा इजीली 3 मिनट में। ट्रिक क्या है, ट्रिक याद करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन, वही सब डिसाइड करता है, इंटरनेशनल कमीशन किसका, ऑन ब्लड कोएगुलेशन, ऑन ब्लड कोएगुलेशन 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, बट फैक्टर 6 जो है वो कुछ लोग उसको हाइपोथेटिकल कहते हैं, उसका नाम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, एसेलरीन कहते हैं उसको। ये हाइपोथेटिकल या इनएक्टिव इसलिए माना जाता है कि इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। अब आप कहोगे इंडिपेंडेंटली तो कोई भी काम नहीं करता, बेटा वो सारे एक सीरीज सिक्वेंशियल मैनर में काम कर रहे हैं, ये नहीं आता उस कैटेगरी में, ठीक है। तो ये 13 फैक्टर्स है। फाइब्रिनोजन ये लीवर में सिंथेसाइज होगा, प्रोथ्रोम्बिन भी लीवर में सिंथेसाइज होगा, मोस्टली दीज फैक्टर्स आर सिंथेसाइज इन लीवर। जो नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इट इज रिलीज फ्रॉम डैमेज्ड प्लेटलेट्स, फ्रॉम डैमेज्ड प्लेटलेट्स इट इज प्रोड्यूस थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। उसके बाद फैक्टर 13 जो है फाइब्रिनेज जो है रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स, ये भी प्लेटलेट रिलीज करती हैं। उसके अलावा जो भी फैक्टर्स हैं दे आर रिलीज फ्रॉम द लीवर। क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 9, इसकी डेफिशिएंसी से क्रिसमस डिजीज हो जाती है, ठीक है जी, क्रिसमस डिजीज हो जाती है। ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहलाता है, ये ए हो जाएगा, तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए एंड बी। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक इज, यहां पे मैं लिखता हूं आपके लिए, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स, ये 6 के लिए कर दिया मैंने डैश, ठीक है। तो फुलिश पीपल ट्राई थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लाइंबिंग से कैल्शियम हो गया, लबाइल फैक्टर एंड नो स्लोप से स्टेबल फैक्टर। आफ्टर क्रिसमस फैक्टर 9, some people Stuart Prower factor, plasma thromboplastin, some people have fallen, Hagman factor and fibrinase। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, foolish people try climbing long slopes after Christmas, some people have fallen। इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर कोई भी इफ बट डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास नोट्स की पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो एक लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले। अब इसके बाद क्या डिस्कस करना है आप बताइए। देखिए हमने ब्लड की कंपोजिशन पढ़ ली, हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया ब्लड क्लोटिंग का। अब हम बात करेंगे हार्ट की, हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, ठीक है बच्चों।